Assalamu alaikum dear students. I hope you are fit and fine. I welcome you all. Today we are going to discuss the topic A Mutiny Becomes a Popular Rebellion. This is the topic taken from the chapter When People Rebel or Revolt of 1857. तो पिछले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था काजेज ऑफ द रिवोल्ट, किस तरह से रूलर्स अपना पावर खो बैठे, लैंडलॉर्ड्स और कल्टिवेटर्स अपनी ज़मीन खो बैठे, किस तरह से सोशल या रिलीजियस मैटर्स में ब्रिटिशर्स ने इंटरफेयर करना शुरू कर दिया, किस तरह से सेपॉइज़ की लाइफ पे जो इम्पैक्ट पड़ा ब्रिटिश रूल का, किस तरह से उनको मजबूर किया गया एनफील्ड राइफ़ल यूज़ करने के लिए। तो ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस की। तो जो रिवोल्ट होता है ये अक्सर तब होता है जब इनजस्टिस होती है, जब एक्सप्लॉइट किया जाता है लोगों को। तो ये न सिर्फ पहले हुआ करता था बल्कि आज भी होता है। जब कभी भी लोग सेटिस्फाई नहीं होते हैं रूलर से, गवर्नमेंट से, पॉलिसीज़ से, तो वो सड़कों पे प्रोटेस्ट की सूरत में आते हैं और कभी कभी ये प्रोटेस्ट्स वायलेंट हो जाते हैं और इसमें डेथ्स भी होती है, इसमें किलिंग्स भी होती है। तो ये रिवोल्ट भी इसी तरह की कोई पिक्चर हमें देता है। तो 1857 में एक रिवोल्ट आया हिंदुस्तान में, ख़ासतौर पे नॉर्थ इंडिया में, और ये रिवोल्ट करीबन 2 साल तक लगातार रहा और ऐसा लग रहा था कि ब्रिटिश रूल ख़त्म होने वाला है। तो कहाँ से ये रिवोल्ट स्टार्ट हुआ, लेट अस सी। आफ्टर 100 years of conquest and administration, the East India Company faced a massive rebellion that started in May 1857 and threatened the company's very presence in India. Sepoys mutinied in several places beginning from Meerut, and a large number of people from different sections of society rose up in rebellion. Some regard it as the biggest armed resistance to the colonialism in the 19th century anywhere in the world. तो ये रिवोल्ट जो नॉर्थ इंडिया में आया ये मई में स्टार्ट हो गया, फैलते फैलते लगभग पूरी नॉर्थ इंडिया में फैल गया। तो जो पहली प्लेस थी जहाँ पे ये रिवोल्ट स्टार्ट हुआ दैट वाज मेरठ, और जो लोग थे जिन्होंने सबसे पहले स्टार्ट किया दीज वर द सेपॉइज। सेपॉइज मैं पहले ही कह चुका हूँ, इंडियन सोल्जर्स अंडर द कमांड ऑफ यूरोपियन ऑफिसर। यूरोपियन ऑफिसर के कमांड में जो इंडियन सोल्जर्स थे ईस्ट इंडिया कंपनी की आर्मी में, उनको हम बोलते हैं सेपॉइज। तो शुरुआत इन ही लोगों ने की। और शुरुआत क्यों की, तो पहले मैं बता चुका हूँ एनफील्ड राइफ़ल, जिसके कैट्रिजेस में पिग या काऊ का फैट यूज़ किया जाता था, और मुसलमान और हिंदू दोनों ये समझते थे कि ये हमारे मज़हब के ख़िलाफ़ है, हम इसको यूज़ नहीं करेंगे। तो उन्होंने ऑर्डर्स मानने से इनकार किया। तो जैसे ही ऑर्डर्स मानने से इनकार किया तो वहाँ से ब्रिटिशर्स की जो पॉलिसी थी, ब्रिटिशर्स का ऑपरेशन था, वो स्टार्ट हो गया। देखते हैं कैसे। इस पिक्चर को गौर से देखिए, ये आपको दिखाएगी द बैटल इन द cavalry lines on the evening of 3rd July 1857. Over 3,000 rebels came from Bareilly, crossed the river Jamuna yani Yamuna, entered Delhi and attacked the British cavalry posts. The battle continued all through the night. तो इसमें देखिए आपको इंडियन सोल्जर्स जिनको सिपाहीज कहते हैं वो भी नज़र आएंगे, यूरोपियन ऑफिसर्स जो घोड़ों पे है वो भी नज़र आएंगे, किस तरह से आपस में लड़ रहे हैं। तो फ्रॉम मीरठ टू दिल्ली, अब देखते हैं रिवोल्ट जैसे जैसे फैलता गया कैसे फैला। ऑन 29th March 1857, a young soldier Mangal Pandey was hanged to death for attacking his officers in बैरकपुर। बैरकपुर डिस्ट्रिक्ट में एक यंग सोल्जर जिसका नाम था मंगल पांडे, उसको फांसी दी गई क्योंकि उसने अपने सुपीरियर ऑफिसर्स को मार दिया सिर्फ इस बात पर कि वो मजबूर कर रहे थे उनको एनफील्ड राइफ़ल यूज़ करने के लिए। तो यहाँ से सीधे क्लियरली हमें पता चलता है ये रिवोल्ट स्टार्ट हो गया मीरठ यानी यूपी, आज की यूपी। सम डेज लेटर सम स्पॉइज ऑफ द रेजिमेंट ऑफ एट मीरठ रिफ्यूज्ड टू डू द आर्मी ड्रिल using the new cartridges which were suspected of being coated with the fat of cows and pigs. 85 spies were dismissed from the service and sentenced to 10 years in jail for disobeying their officers. This happened on 9th May 1857. तो मंगल पांडे ने जो शुरुआत की, कुछ टाइम के बाद
यानी 9 मई को करीबन करीबन 85 स्पॉइज़ ने इनकार कर दिया कि हम आर्मी में ड्रिल नहीं करेंगे, आर्मी की जो ट्रेनिंग होती है वो नहीं करेंगे इस एनफील्ड राइफ़ल के साथ। तो उनको डिसमिस किया गया और बाद में उनको 10 साल की सज़ा भी सुनाई गई। तो ये सब हो गया 9 मई 1857। तो 10 मई को क्या हुआ देखते हैं। ऑन द 10 मई द सोल्जर्स मार्च टू द जेल इन मीरठ एंड रिलीज्ड द इम्प्रिजनर स्पॉइज। इस रेस्पॉन्स में जब ये 85 सोल्जर्स को जेल में डाला गया सिर्फ इसलिए कि उन्होंने कहा हम ये एनफील्ड राइफ़ल यूज़ नहीं करेंगे, तो बाकी जो कंपनीज़ थी, बाकी जो सोल्जर्स थे, उन्होंने बगावत शुरू की मीरठ से और सीधे जेल की तरफ पहुँचे। उन कैदियों को छोड़ दिया, उन सोल्जर्स को छोड़ दिया जिनको बंद किया था ब्रिटिश गवर्नमेंट ने डिफ़ाई करने की वजह से, ऑर्डर डिफाइन करने की वजह से। तो नतीजा क्या हुआ, ये सोल्जर्स सब सड़कों पे बाहर आने लगे और जहाँ कहीं पे भी ब्रिटिशर्स को देखा, जहाँ कहीं पे भी वाइट पर्सन्स को देखा, जहाँ कहीं पे भी उन्होंने यूरोपियंस को देखा, उनको मार दिया। तो यूरोपियन ऑफिसेस, पोस्ट ऑफिसेस, पुलिस स्टेशंस या कोर्ट्स, लॉ कोर्ट्स, जो भी ब्रिटिशर्स का सिंबल था, ब्रिटिश एम्पायर का सिंबल था, दीज आर कॉल्ड सिंबल्स ऑफ पावर। जैसे कोर्ट हुआ, जैसे पुलिस स्टेशन हुआ, पोस्ट ऑफिस हुआ, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस हुआ, तो ये दीज आर कॉल्ड सिंबल्स ऑफ पावर। तो इनको अटैक किया, जो ब्रिटिशर मिला उसको मार दिया। तो ये एक जुलूस की शक्ल में निकल पड़े मेरठ से और जाने लगे दिल्ली की तरफ। तो दिल्ली में ही क्यों जाएंगे, वहाँ पे क्या है ये भी देखेंगे हम। तो जैसे जैसे ये आगे बढ़ते गए तो उन्होंने नारा लगाया, नारा देना शुरू कर दिया, वॉर ऑन द फिरंगीज़। तो फिरंगी यहाँ पे एक टर्म थी जो यूज़ की गई एज अ क्रिटिसिज्म। फिरंगी यहाँ का मतलब होता है फॉरेनर। तो ये टर्म यूज़ की गई ब्रिटिशर्स के लिए, फिरंगी, यानी दीज आर द आउटसाइडर्स, दीज आर द फॉरेनर्स, और हमें आज उनके साथ जंग करनी है। तो मेरठ के सोल्जर्स निकल पड़े दिल्ली की तरफ। रास्ते में जो ब्रिटिशर मिला मारते गए, जो बिल्डिंग्स मिली उनको डिस्ट्रॉय करता गया, और साथ ही साथ में जो भी ब्रिटिशर्स के सपोर्टर्स थे हिंदुस्तान के, उनके घरों को, उनकी प्रॉपर्टीज़ को, उनकी शॉप्स को भी तबाह करने निकल पड़े। तो पूरी रात चलते रहे। दूसरे दिन सुबह ये दिल्ली पहुँचे। वहाँ पे सीधे मुग़ल एम्परर बहादुर शाह ज़फ़र के पास पहुँचे और उसको कहा कि आप हमारे लीडर बन जाइए। पहले तो बहादुर शाह ज़फ़र ने इनकार किया, लेकिन बाद में वो समझ गया कि नहीं, लीडर बनना बहुत ज़रूरी होगा, इनको सपोर्ट करना होगा। तो बहादुर शाह ज़फ़र वाज डिक्लेयर्ड एज द एम्परर ऑफ इंडिया। अब देखिए यहाँ पे क्लियर एक चीज़ समझ आए जो कि मैंने पहले भी बोला था। ज़्यादातर हिंदुस्तान के लोग 1856 1857 में ये समझते थे कि मुगल्स हम पे रूल कर रहे हैं, और यहाँ आपको क्लियर ये हो गया। वो कैसे? क्योंकि जो ये सेपॉइज थे ये अब भी समझते थे कि मुगल्स हमारे रूलर्स हैं, हम अभी भी मुगल रूल के साथ रहने के लिए तैयार हैं। हाउ मच सेटिस्फाइड वर दीज पीपल विद द मुगल्स, यहाँ क्लियर पता चलता है। सेपॉइज खुद डिसाइड करे कि हमारा लीडर, हमारा एम्परर कौन होगा। सो दे डिक्लेयर्ड बहादुर शाह ज़फ़र एज द एम्परर ऑफ इंडिया। तो जैसे ही उसको एम्परर ऑफ इंडिया डिक्लेयर किया गया तो बहादुर शाह ज़फ़र ने लेटर्स लिखी नोबल्स को, लैंडलॉर्ड्स को, चीफ्स को, रूलर्स को, जो भी जहाँ कहीं पे भी था मुग़ल रूल के टाइम पे, तो उन्हें कहा रिवोल्ट में पार्टिसिपेट कीजिए। तो यहाँ जब बहादुर शाह ज़फ़र ने अपने आप को लीडर कहा इस रिवोल्ट का, तो इस वजह से अब लोग इस रिवोल्ट में ज्वाइन होने लगे। पहले तो सिर्फ आर्मी थी, पहले तो सिर्फ सिपाहीज थे, अब इसमें आम लोग पार्टिसिपेट करेंगे। देखते हैं कौन से लोग पार्टिसिपेट करेंगे और क्यों करेंगे। तो अब ये मेरठ से दिल्ली तो पहुंच गए, अब देखते हैं दिल्ली से आगे कहाँ जाएंगे। तो जैसे ही वहाँ दिल्ली में पहुँचे, दिल्ली से आगे बढ़ते गए और जहाँ कहीं पे भी कोई आर्मी कंपनी थी इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी की, यानी जहाँ पे भी इंडियन सोल्जर्स थे कंपनी के, वो इसमें ज्वाइन करने लगे। ज्वाइन करने के साथ साथ इसमें अब पीजेंट्स, आर्टिजन्स, वीमेन, चिल्ड्रन, लैंडलॉर्ड्स तमाम ज्वाइन होने लगे। तो पहले ये एक सेपॉय म्यूटिनी था, यानी ये रिवोल्ट था इंडियन सोल्जर्स का अगेंस्ट यूरोपियन ऑफिसर्स। अब ये रिवोल्ट क्या बन गया? अब ये रिवोल्ट बन गया पूरी तरह से बगावत,
जिसमें सारे लोग मिलकर अब ब्रिटिश रूल के ख़िलाफ़ अपनी आवाज़ उठाने लगे। तो अब नए नए लीडर्स भी इमर्ज हो गए। जहां बहादुर शाह जफ़र एम्परर कहलाया गया, वहीं पे नए लीडर्स भी कुछ इमर्ज हो गए। उन लीडर्स के बारे में भी हम जानने की कोशिश करेंगे। तो मुग़ल एम्परर को रूलर कहना इंडिया का, ये न सिर्फ इन सिपाहीज़ ने एक्सेप्ट किया बल्कि और भी कुछ लोगों ने एक्सेप्ट किया। वो लोग कौन थे जिन्होंने ये सब एक्सेप्ट किया? तो देखिए गौर से, आपको यहाँ पे एक पेंटिंग नज़र आएगी जिसमें आपको नज़र आएगा किस तरह से ये लोग लड़ रहे हैं। तो कौन कौन से नए लोग थे जो लीडर्स के तौर पे सामने आ गए? तो एक था यहाँ पे पेशवा बाजीराव सेकंड, जो कि मैंने पहले बोला था। रानी लक्ष्मी भाई, उसका बेटा, एडॉप्टेड सन, पेशवा बाजीराव सेकंड। तो वो रूलर बना, वो लीडर बना कहाँ पे? झांसी में। इसी तरह से लखनऊ में बिरजिस कादिर, जो कि बेटा था नवाब वाजिद अली शाह का, और उसकी बीवी यानी वाजिद अली शाह की बीवी और बेटा बिरजिस कादिर, और जो वाइफ थी बेगम हज़रत महल, वो रिवोल्ट के अब लीडर्स बनने लगे। इसके अलावा यहाँ पे जो बेगम हज़रत महल के बारे में मैंने बोला, वो भी इसमें पार्टिसिपेट करने लगी। वो भी अब ये लीडर बन गई। तो लीडर्स इंक्रीज़ होने लगे। तो बाद में तांतिया तोपे, जो कि एक आर्मी जनरल था नाना साहब का, यानी लक्ष्मीबाई, जो रानी लक्ष्मीबाई थी, उसके हस्बैंड का जो आर्मी जनरल था, हिज नेम वाज तांतिया तोपे, वो लीडर बन गया। तो यहाँ न सिर्फ ये आर्मी जनरल्स, ये कमांडर्स, लीडर्स बने, बल्कि मजहबी जो लोग थे, जो मुल्ला थे, मौलवी थे, वो तक इसमें लीडर्स बन गए। और यहाँ पे आपको एक और पर्सन मिलेगा, मौलवी अहमदुल्ला शाह, जो कि बरेली का था। वो एक मौलवी था, वो भी लीडर बन पड़ा। बल्कि उसने तो प्रिडिक्ट किया कि बस ब्रिटिश रूल ख़त्म होने वाला है। तो इस रिवोल्ट के जो लीडर्स थे वो बढ़ते 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 गए दिन ब दिन। तो इस तरह से जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, इनको पूरी तरह से लगा कि बस अब हमारा रूल ख़त्म होने वाला है हिंदुस्तान में, क्योंकि ये सारे लोग एक साथ जुट गए हैं। और एक पर्सन था बख्त खान, जो बरेली का था, वो भी लीडर बन गया। तो हर एक जगह पे इसी तरह से। और एक पर्सन था ज़मींदार, जिसका नाम था, ये एक ज़मींदार था बिहार का, जिसका नाम था कुंवर सिंह, वो रिवोल्ट का हेड लीडर बन गया। तो ये सारे लीडर्स, चाहे एक पार्ट से या दूसरे पार्ट से आए, तो सब के सब कोशिश कर रहे थे कि हम इस रिवोल्ट को सक्सेसफुल बनाएं। लेकिन सब के सब इन लीडर्स ने एक चीज़ तो कॉमन कलेक्टिवली एक्सेप्ट किया, दैट वाज बहादुर शाह जफ़र। यानी जितने भी ये लीडर्स बने, इन सब लीडर्स ने बहादुर शाह जफ़र को डिक्लेयर किया एज द एम्परर ऑफ इंडिया, ये सोचकर कि अगर मुग़ल रूल फिर स्टार्ट हुआ तो हमें हमें अपनी अपनी ज़मीनें, अपनी अपनी किंगडम्स, अपने अपने स्टेट सब वापस मिलेंगे। यानी जैसे हम मुग़ल्स के टाइम पे थे वैसे ही फिर होगा, अगर मुग़ल रूल फिर से स्टार्ट हो गया तो। कंपनी फाइट्स बैक। कंपनी चुप रहने वाली नहीं थी। इस पेंटिंग को गौर से देखिए। British forces attack the rebels who had occupied the Red Fort on the right and Salimgarh Fort in Delhi on the left. दो फोर्ट्स यहाँ पे नज़र आएंगे, रेड फोर्ट भी नज़र आएगा और सलीमगढ़ फोर्ट भी आपको नज़र आएगा, दोनों दिल्ली में है। तो आप देखिए कंपनी क्या करी। कंपनी ने अब स्टेप्स वापस उठाए। यानी अभी तक कंपनी चुप थी, अगस्त तक ये कंपनी चुप थी, ये खुद को बचा रहे थे। अब इन्होंने अपनी फोर्सेस, अपनी आर्मी तैयार की इस रिवोल्ट को सप्रेस करने के लिए। तो देखते हैं कंपनी ने वापस क्या किया। गौर से देखिए इस पेंटिंग को, इसमें आपको कुछ खास चीज़ें नज़र आएंगी। द सेज ट्रेन रीचेस दिल्ली। The British forces initially found it difficult to break through the heavy fortification in Delhi. On 3rd September 1857, reinforcements arrived. A 7-mile long siege train comprising
cart loads of cannons and ammunition pulled by elephants। गौर से देखिए, यहाँ आपको एक कैनन जिसको हम तोफची कहते हैं, तोफ जैसी, जिसके दो व्हील्स, चार व्हील्स है या दो व्हील्स हुआ करते थे, इसको गौर से देखिए, इसको तोफची कहते हैं, इसको कैनन कहते हैं। तो सबसे पहला काम जो ब्रिटिशर्स ने किया, इन्होंने लंदन से बहुत ज़्यादा आर्मी मंगाई। अब यहाँ की आर्मी यूज़ क्यों नहीं, वो तो म्यूटिनी में थी, वो तो रिवोल्ट में थी, इसलिए उन्होंने लंदन से आर्मी मंगाई। और कुछ स्टेट्स थे हिंदुस्तान के जिन्होंने रिवोल्ट में साथ दिया ब्रिटिशर्स का, वो देखेंगे हम बाद में। तो ब्रिटेन से कुछ चीज़ें आने लगी जिनमें ख़ास तौर पे ये कैनन्स थे, जिनमें जो एलिफेंट्स आपको नज़र आ रहे हैं, इनके ऊपर, इनके बैक पे काफ़ी ज़्यादा एम्यूनिशंस भी है, यानी जो आर्मामेंट्स है वो लाए गए, सोल्जर्स नए आए, तो आप तैयारी कर रहे हैं रिवोल्ट को सप्रेस करने की। तो जैसे ही रेनफोर्समेंट्स, यानी जो आर्मी इंग्लैंड से मंगाई गई, दीज आर कॉल्ड रेनफोर्समेंट्स, वो बाहर से मंगाए गए। जैसे ही इंग्लैंड से रेनफोर्समेंट्स आ गए, तो इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपनी जो टांगे हैं वो जमा ली। अब ये रिवोल्ट को सप्रेस, यानी रिवोल्ट को ख़त्म करने की कोशिश करें। तो सितंबर में ये स्टार्ट किया गया। सितंबर में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने इस रिवोल्ट के ख़िलाफ़ अपना जो हथियार है, अपनी सोल्जर्स है, अपनी आर्मी है, यूज़ करनी शुरू कर दी। तो सबसे पहले जो बहादुर शाह ज़फ़र था दिल्ली का, उसको पकड़ा गया। पकड़ने के बाद उस पर केस लगाया गया और उसको लाइफ टाइम इम्प्रिजनमेंट, यानी पूरी ज़िंदगी उसको अब जेल में रहना होगा, लेकिन हिंदुस्तान में नहीं बल्कि बर्मा में। तो उसको अपनी बीवी के साथ, जिसका नाम था बेगम जीनत महल, तो दोनों हस्बैंड वाइफ को अब बर्मा भेजा गया, रंगून की जेल में। और वो बहादुर शाह ज़फ़र 1862 में वो वहाँ पे मर गया। तो जो उसके सन्स थे वो सारे के सारे मारे गए, बल्कि उसकी नज़रों के सामने मारे गए। ये कहा जाता है कि बहादुर शाह ज़फ़र के जो बेटे थे अपने, उनका सर काट कर बहादुर शाह ज़फ़र के सामने थाली में पेश किया गया एज अ गिफ्ट। तो डेफिनेटली ये कैसा मंजर रहा होगा। ये भी सोर्स से पता चलता है, सिर्फ दिल्ली में करीबन लगभग 2 से 3 हज़ार लोग कैनन के सामने रखे गए। कैनन मतलब होता है तोप के सामने रखे गए और वो तोप चलाई गई और उनको मार दिया गया। अब इस तरह का टॉर्चर, इस तरह की पनिशमेंट, इस तरह की सज़ा जब दी जाती है तो डेफिनेटली बहुत सारे लोग वापस चले जाते हैं, बहुत सारे लोग रिवोल्ट से हाथ पीछे खींच लेते हैं। तो ऐसा ही हुआ। तो ब्रिटिशर्स ने डिफरेंट पॉलिसीज़ यूज़ की। जो लोग रिवोल्ट के दौरान पकड़े गए उनको डेफिनेटली मारा गया, टॉर्चर के ज़रिए, तलवार से काट कर, गोलियों से, कैनन से। तो कुछ लोगों के लिए इन्होंने इनाम भी रखे। इनाम मतलब क्या होता है, लालच। जैसे अगर कोई हमें इंफॉर्मेशन देगा रिबेल के बारे में तो हम उसको इनाम देंगे, एक तो ये। दूसरा, जो लैंडलॉर्ड, जो ज़मींदार, जो प्रिंसेस मतलब वो रूलर्स जिनका रूल छीना गया था, जो प्रिंसेस, जो लैंडलॉर्ड, जो ज़मींदार्स या जो भी लोग हमारी मदद करेंगे, लेकिन शर्त एक ही होनी चाहिए, उन्होंने किसी यूरोपियन को मारा ना हो। उनकी जो भी खता होगी, उनकी जो भी गलती होगी, हम उसको माफ़ करेंगे और साथ में साथ जो भी उसकी प्रॉपर्टी है उसको वापस दी जाएगी। यानी अगर कोई पहले किंग था वो फिर से किंग रहेगा, लेकिन ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंडर रहेगा। अगर कोई लैंडलॉर्ड था उसको वापस ज़मीन मिल जाएगी अगर वो ब्रिटिश गवर्नमेंट की हेल्प करता है, लेकिन शर्त ये थी कि उनमें से किसी ने भी किसी यूरोपियन को मारा ना हो। तो ये ला पास किया गया। इस वजह से कुछ लोगों ने लालच में आकर ब्रिटिश गवर्नमेंट की मदद की और उन रिबेल्स को पकड़वाया जो रिवोल्ट कर रहे थे। जहाँ कहीं पे भी किसी ने जो रिवोल्ट किया, जो लीडर था, जो लोग थे, उनको पकड़वाया, उनको मरवाया लालच में आकर। तो इस तरह से करीबन 2 साल लगे ईस्ट इंडिया कंपनी को इस रिवोल्ट को ख़त्म करने में। तो रानी लक्ष्मीबाई, जो झांसी की रानी भी कहलाती है, उसको भी पकड़ा गया, उसके साथ जंग हुई, बैटल हुई और वो जंग के दौरान मारी गई। तो लखनऊ वाज टेकन इन मार्च 1858। रानी लक्ष्मीबाई वाज डिफीटेड एंड किल्ड इन जून 1858। तांतिया तोपे escaped to the jungles of central India
and continued to fight a guerrilla war with the support of many tribal and peasant leaders. He was captured, tried and killed in April 1859. तो 57 में स्टार्ट हो गया, 59 तक लगभग लगभग सारे लीडर्स पकड़े गए थे, मारे गए थे। तो इस तरह से वापस ब्रिटिश रूल एस्टैब्लिश हुआ इन सारी जगहों पे। सबसे पहले दिल्ली को कैप्चर किया गया, जहाँ पे बहादुर शाह जफ़र को सज़ा के लिए रंगून भेजा गया। तो आहिस्ता आहिस्ता सारे जहाँ जहाँ रिवोल्ट हुआ था वहाँ के सारे एरियाज़ को ब्रिटिश गवर्नमेंट ने वापस अपने कंट्रोल में लिया। तो इस तरह से 2 साल लगे ब्रिटिश गवर्नमेंट को कंट्रोल करने में ये रिवोल्ट, और ये माइटी रिवोल्ट। ऐसा लग रहा था कि ब्रिटिश रूल ख़त्म होने वाला है, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे आप एक और पेंटिंग देखेंगे जिसमें आपको दिखेगा ब्रिटिश ट्रूप्स बिलो अप कश्मीर गेट टू एंटर दिल्ली। तो यहाँ आप गौर से देखिए, दे वुड रिमेन सेफ एंड देयर राइट्स एंड क्लेम्स टू लैंड वुड नॉट बी डिनाइड। नेवरदलेस हंड्रेड्स ऑफ सेपॉइज रिबल्स नवाब्स एंड राजास वर ट्राइड एंड हैंग्ड। तो यहाँ पे स्टेटमेंट, ब्रिटिश ट्रूप्स बिलो अप कश्मीर गेट टू एंटर दिल्ली। तो इसको गौर से देखिए, ये आपको नज़र आएगा कि कैसी ये लोग वापस उन एरियाज़ में चले गए जो इनके कब्ज़े से छीने गए थे रिवोल्ट के दौरान, और फिर इनका कब्ज़ा वापस उन पे आ गया। आप देख सकते हैं किस तरह से आर्मी खुश होकर वापस अपनी उन एरियाज़ में जा रही है। तो रिवोल्ट के बाद क्या हुआ, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ तक हमने डिस्कस किया किस तरह से रिवोल्ट स्टार्ट हुआ। मेरठ में पहुँचते पहुँचते दिल्ली पहुँच गया, दिल्ली से बरेली, बरेली से लखनऊ पहुँचा, लखनऊ यानी अवध की जो कैपिटल सिटी थी वहाँ पहुँचा। इसके बाद फैलते फैलते पूरे नॉर्थ इंडिया में फैल गया, और शुरुआत की थी सेपॉइज ने, जिनको हम कहते हैं इंडियन सोल्जर्स अंडर यूरोपियन कमांड। बाद में कल्टिवेटर्स, पीजेंट्स, वीमेन, चिल्ड्रन, लैंडलॉर्ड्स या फिर ओल्ड राजाज, ये सब ने इसमें ज्वाइन किया, और नए नए लीडर्स जिनमें हमने तांतिया तोहफे का नाम लिया, कुंवर सिंह का नाम लिया, रानी लक्ष्मीबाई का हमने नाम लिया, बहादुर शाह जफ़र जिसको प्रोक्लेम किया गया एम्परर ऑफ इंडिया, उसका हमने नाम लिया। इसके अलावा जो बेगम हज़रत महल थी, वाइफ ऑफ वाजिद अली शाह, या फिर उसका बेटा बिरजिस कादिर, तो ये सारे या बरेली से आया था मौलवी अहमदुल्ला। तो इन सब ने रिवोल्ट में एक्टिव पार्टिसिपेशन की, लेकिन जब इनको पकड़ा गया, जब ब्रिटिश गवर्नमेंट ने वापस ये इनको पकड़ना शुरू किया, रिवोल्ट को दबाने की, रिवोल्ट को ख़त्म करने की कोशिश की, तो इन सब को एक एक करके पकड़ा गया। कुछ लोगों को मार दिया गया, कुछ लोगों को जेल में रखा गया, जो वहाँ पे फिर मर गए बाद में। तो 2 साल के पीरियड में ये रिवोल्ट ख़त्म हो गया, और इस रिवोल्ट में जिन लोगों ने भी पार्टिसिपेशन की थी उनको सज़ा मिली, और जिन लोगों ने ब्रिटिश गवर्नमेंट का सपोर्ट किया उनको रिवार्ड मिला। ये रिवार्ड पूरी तरह से आपको नज़र आएगा रिवोल्ट के बाद, कि रिवोल्ट के बाद क्या क्या चेंज आई, उससे क्लियर समझ आएगा कि क्या क्या रिवार्ड मिला उन लोगों को जिन्होंने सपोर्ट किया। इससे पहले कि हम आफ्टर मैच डिस्कस करें, आप लोगों को कुछ और दिखाने की ज़रूरत है। आप लोगों को कुछ और दिखाता हूँ। लुक एट दिस पिक्चर, लुक एट दिस मैप, इट विल शो यू दिस स्टॉर्म सेंटर्स ऑफ रिवोल्ट। यानी ये जो वाइट कलर से आपको नज़र आ रहे हैं, वाइट कलर से फिल किए गए हैं बॉक्सेस, इनमें आपको कुछ नाम नज़र आएंगे, मेरठ, दिल्ली, बरेली, लखनऊ, कानपुर, झांसी, फैज़ाबाद। ये वो सेंटर्स थे जहाँ पे रिवोल्ट सबसे ख़तरनाक था, जहाँ पे रिवोल्ट बहुत ही ज़्यादा पावरफुल था, जहाँ पे लगभग ब्रिटिश रूल ख़त्म होने को आया था। तो बाकी जो एरियाज़ आपको नज़र आ रहे हैं जहाँ पे ब्लैक कलर से लिखा हुआ है नाम उनका, जैसे ऊपर से है सियालकोट, लाहौर है, जालंधर है, फैज़पुर है, या फिर रोहतक है, या सहारनपुर है, मुरादाबाद है, बुलंदशहर है, अलीगढ़ है, मैनपुरी है, फतेहगढ़ है, या और जिनका यहाँ पे नाम है, जबलपुर है, महू है, निमची है। तो यहाँ पे रिवोल्ट उतना ज़्यादा पावरफुल नहीं था, लेकिन इसका इम्पैक्ट क्लियरली नज़र आया, लोग इसमें सपोर्ट कर रहे थे। तो आप आराम से कह सकते हैं कि स्टॉर्म सेंटर्स कौन से थे। यहाँ पे स्टॉर्म सेंटर्स आपके पास कुल मिलाकर 7 है, दिल्ली, मेरठ, बरेली, लखनऊ, फैज़ाबाद, कानपुर और झांसी।
तो लीडर्स जिनका मैं ऑलरेडी नाम बोल चुका हूँ, पार्टिसिपेंट्स लगभग 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 हर कोई पार्टिसिपेंट था, यानी पीजेंट्स थे, कल्टिवेटर्स थे, ट्राइबल्स तक भी थे। जैसा आपने पढ़ा है तांतिया तोफ़ी के बारे में, जो जंगलों में चला गया और फिर वहाँ पे ट्राइबल्स के साथ लड़ता रहा कुछ देर तक जब तक उसको पकड़ा गया। तो इस तरह से ये रिवोल्ट कहाँ कहाँ फैल गया, लगभग पूरे नॉर्थ इंडिया में। साउथ इंडिया बिल्कुल साइलेंट था। सिंध और पंजाब इन्होंने पार्टिसिपेशन ही नहीं की बल्कि सपोर्ट किया। कश्मीर जो कि उस टाइम पे महाराजा हरी सिंह महाराजास के कंट्रोल में था, डोगरा रूलर्स के अंडर था, तो उन्होंने सपोर्ट किया ब्रिटिश गवर्नमेंट का। पंजाब ने सपोर्ट किया ब्रिटिश गवर्नमेंट का। पठान्स जो थे सिंध के, उन्होंने सपोर्ट किया ब्रिटिश गवर्नमेंट का। तो उन्होंने रिवोल्ट नहीं किया बल्कि सपोर्ट किया ब्रिटिश गवर्नमेंट का। पैसा भी खर्च किया, अपनी आर्मी भी यूज़ की इस रिवोल्ट को सप्रेस करने के लिए। तो इससे पता चलता है कि ये रिवोल्ट हुआ तो था, लेकिन हिंदुस्तान के स्टेट, सभी हिंदुस्तान के रूलर्स इसमें पार्टिसिपेंट्स नहीं थे। यानी सब लोग ब्रिटिश गवर्नमेंट से नाखुश नहीं थे, या फिर वो ब्रिटिश गवर्नमेंट चाहते थे। यानी जिन लोगों ने सपोर्ट नहीं किया वो शायद ब्रिटिश रूल कंटिन्यू चाहते थे। तो देखेंगे क्या था, उसके बारे में बाद में डिस्कस करेंगे। तो रिवोल्ट के बाद क्या हुआ? तो डियर स्टूडेंट्स, 2 साल के बाद जब रिवोल्ट को पूरी तरह से क्रश किया गया, ब्रिटिश आर्मी का कंट्रोल फिर से उन एरियाज़ में आ गया जहाँ पे पहले था। तो 1858 में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एक एक्ट पास किया और बहुत सारी चेंजेस लाई। वो एक्ट क्या था, उससे कौन सी चेंज आई और क्या इम्पैक्ट पड़ा इस रिवोल्ट का, ये हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।